नमस्कार साथियों, मैं नागेश गहलोत निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर सीरीज। तो देखिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम कि डिसलेक्सिया निम्नलिखित में से किसमें मुख्य रूप से होने वाली कठिनाइयों से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो है साथियों, ये किससे संबंधित हो सकता है? बोलने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, सुनने से संबंधित या फिर स्मृति से। देखिए, आप भी मेरे साथ ये 15 क्वेश्चन की सीरीज लगा सकते हैं और आप बाद में कमेंट करके बताना मुझे कि आपके कितने नंबर आए। तो आप गैस कीजिएगा आंसर और उसके बाद सही आंसर का मिलान कीजिएगा और बाद में जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने में से कितने सही हो रहे हैं। तो उससे आपका मूल्यांकन होगा, स्वयं मूल्यांकन। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है। तो डिसलेक्सिया जो सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से संबंधित विकार होता है। एक होता है डिसकैलकुलिया, जो गणित संबंधी विकार होता है वो होता है डिसकैलकुलिया। एक होता है डिसग्राफिया, जो हम लिखने संबंधी जो विकार पाया जाता है वो डिसग्राफिया होता है। तो इस प्रकार से जो ये सभी आते हैं ये एलडी के अंतर्गत आते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं उन बच्चों के अंतर्गत ये डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया ये विकार संबंधित होते हैं। तो पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया होता है। बोलना, सुनना, स्मृति ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, पढ़ने से संबंधित होता है। दूसरा प्रश्न आज हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, कल वाले प्रश्न सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से कल वाली प्रश्न सीरीज देखिएगा। उसमें हमने कोहलबर्ग के सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं उस पर चर्चा की है। तो आज जो है इसमें पूछा गया है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत का हिस्सा क्या नहीं है। तो कोहलबर्ग ने, पहली बात तो यह है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के, बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसमें पारस्परिक संबंध, व्यक्तिगतता और विनिमयता, सार्वभौमिक सिद्धांत ये सभी आते हैं, परंतु सामाजिक अनुबंधन और सामाजिक अधिकार ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक अनुबंधन और सामाजिक अधिकार का जो समाज के ऊपर बालक का सामाजिक विकास के अंतर्गत जो दिया है वो अल्बर्ट बांडुरा ने सिद्धांत प्रस्तुत किया है अपना। और एक लेव वाइगोत्स्की ने भी समाज के परिप्रेक्ष्य में बालक का अध्ययन को महत्वपूर्ण माना है। तो सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत कहीं पर आएगा तो वो होगा बांडुरा, और कहीं कहीं पर लेव वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत बालक को अध्ययन में पाते हैं। तो ये यहाँ पर सामाजिक अनुबंधन और सामाजिक अधिकार जो है ये नैतिक विकास के सिद्धांत के हिस्सा नहीं है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि निगमनात्मक तर्क में शामिल होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, निगमनात्मक। ठीक है, डिडक्टिव मेथड जो होती है उसमें क्या संबंधित नहीं होता है, क्या शामिल नहीं होता है। तो इसमें जो होता है नहीं, इसमें पूछा गया है निगमनात्मक तर्क में निम्न शामिल होता है। तो क्या शामिल होगा इसमें? निगमनात्मक तर्क में जो होता है वो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले आपको उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद जो है वो नियमों की तरफ बढ़ते हैं हम। कौन सी विधि में? निगमन विधि में। जबकि आगमन विधि में इसका उल्टा होता है, विशिष्ट तथ्य बता दिए जाते हैं पहले और उसके बाद जो सामान्यकरण किया जाता है तो वो आगमन विधि का हो जाता है। जबकि सामान्य से विशिष्ट की ओर किस विधि में जाते हैं हम? तो निगमन विधि में। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, मतलब पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं बालक के सामने और नियमों की तरफ बाद में बढ़ते हैं। परंतु आगमन विधि में क्या होता है कि आगमन विधि में पहले विशिष्ट बता दिए जाते हैं, पहले नियम बता दिए जाते हैं और फिर उस समस्या को हल किया जाता है। तो ये बात हो गई। निगमन विधि जो होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, जबकि आगमन विधि है वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ती है। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि जिन पियाजे के अनुसार पूर्ववर्ती चरण प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे होते हैं। तो देखिए साथियों, जिन पियाजे जो है ये संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है और जिन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है इन्होंने, और इन्होंने जो है किताब भी लिखी है उसके ऊपर, जैसे कि द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, इस प्रकार की उन्होंने किताबें लिखी है। तो उनकी 32 पुस्तकें जो है वो लिखी गई है इसके ऊपर, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर। तो उन्होंने बच्चे के जीवन को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से कितने भागों में होता है। तो जिन पियाजे के अनुसार जो है वो 4 भागों में बच्चे का विकास होता है। तो उसमें हम देखें तो पहला जो होता है वो होता है
संवेदी पेशीय या फिर सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है वो जीन पियाजे के अनुसार होता है। तो जन्म से 2 वर्ष तक जो होता है वो सेंसरी मोटर जो होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि संवेदी पेशीय अवस्था या संवेदनात्मक अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी होती है मूर्त या फिर क्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक होती है, उसको स्थूल भी बोल सकते हैं हम। चौथी अवस्था होती है इसकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं हम इसको। तो साथियों, जो जीन पियाजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज वाली जो होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज वाली जो अवस्था होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष तक। प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था कौन सी होती है जीन पियाजे के सिद्धांत में? 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो इसमें बच्चा क्या होता है? तो इसमें ईगोसेंट्रिक बच्चा होता है, मतलब आत्म केंद्रित होता है बच्चा। 2 से 7 वर्ष तक बच्चा कैसा होगा? आत्म केंद्रित होगा। तो इसमें पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्ववर्ती चरण या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे कैसे होते हैं? तो वो आत्म केंद्रित या फिर ईगोसेंट्रिक, मतलब स्वयं ही अपने विचारों में खोए रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आत्म केंद्रित होते हैं बच्चे। सामाजिक वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आएगा और जटिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आत्म केंद्रित बच्चे होते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं हम कि इनमें से कौन सा एक शिक्षक के लिए निर्देशक सामग्री नहीं है। देखिए, शिक्षक के लिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात की गई है, ये छात्र के लिए नहीं है, शिक्षक के लिए। तो किस प्रकार से शिक्षक के लिए एक निर्देशक सामग्री हो सकती है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपके सामने कि अनुपूरक पठन सामग्री, दूसरा है पाठ्यचर्या गाइड, तीसरा है नोटबुक्स। गाइड का इस्तेमाल शिक्षक कहीं पे नहीं कर सकता है, क्योंकि जो पढ़ाना होता है वो गाइड के देखा देख पढ़ा देगा, वो तो वो शिक्षण नहीं माना जाएगा, वो व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकता है। नोटबुक्स के द्वारा भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। ब्लैक बोर्ड जो होता है वो उस पर शिक्षक लिखता है, अपने जो निर्देश होता है वो लिखता है, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आ सकता। जबकि अनुपूरक पठन सामग्री जो है ये शिक्षक के लिए एक निर्देशक सामग्री हो सकती है। छठा प्रश्न है आपके सामने कि एक अच्छी विज्ञान पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता निम्न होती है। तो यहाँ पर एक साइंस की पाठ्यपुस्तक की चर्चा की गई कि अच्छी जो पुस्तक होती है उसके गुण, चाहे यहाँ पर विज्ञान शब्द ना भी हो, तो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुण देखना है हमें। तो यहाँ पर देखा गया है कि सस्ता होना, क्या एक सस्ती पुस्तक अच्छी होती है? ये हमारा पूर्वाभ्यास हो सकता है, हमारी पूर्व धारणाएं हो सकती है, क्योंकि महंगी पुस्तक भी अच्छी होती है और कभी कभी सस्ती पुस्तक भी अच्छी हो सकती है। तो जिसमें डायग्राम्स होते हैं, क्या वो अच्छी होती है? हाँ, डायग्राम्स होने चाहिए पुस्तक में, डायग्राम्स के माध्यम से समझाया जाना चाहिए, आरेख बने होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नवीनतम जानकारी शामिल होना, बिल्कुल सही। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नवीनतम जानकारी शामिल होना। जब तक किसी पाठ्यपुस्तक में नवीनतम जानकारी शामिल नहीं होगी, वही पुराना स्टैटिक सिलेबस अगर हम पढ़ाते रहेंगे और किसी पाठ्यपुस्तक में नवीनता शामिल नहीं होगी, तो वो पाठ्यपुस्तक जो है वो बच्चों को के ज्ञान को एक स्थिरता प्रदान करती है। ठीक है, परंतु अगर किसी पाठ्य पुस्तक में नवीन जानकारी शामिल होगी तो वो बच्चों के ज्ञान को डायनेमिक बनाएगी, आगे बढ़ाएगी। तो इस प्रकार से जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा कि नवीनतम जानकारी शामिल होगी एक पाठ्यपुस्तक में, तो वो गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तक मानी जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम 7वां प्रश्न देखते हैं कि गेने के अधिगम पदानुक्रम में छठा स्तर निम्न होता है। तो गेने का यहाँ पर पूछा गया अधिगम का। गेने ने अष्ट सोपानकी का सिद्धांत दिया है। रॉबर्ट गेने जो है ये अष्ट सोपानकी के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने अष्ट सोपानकी के सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने 8 स्तर बताए हैं, किसके? ज्ञान के 8 स्तर या फिर अधिगम के 8 स्तर बताए हैं। तो आइए आज हम गेने के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। पहला इन्होंने दिया सांकेतिक सीखना, मतलब जो बच्चा सर्वप्रथम सीखता है वो संकेतों के द्वारा। जैसे कि हम किसी को व्यक्ति को बुलाते हैं तो वो इशारा करके बुलाते हैं, तो वो बच्चा जो है सर्वप्रथम कैसे सीखता है? संकेत के माध्यम से। फिर होता है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, मतलब जो बच्चा होता है वो उद्दीपन और अनुक्रिया के माध्यम से सीखता है। सरल श्रृंखला सीखना, तीसरा नियम क्या है? सरल श्रृंखला सीखना। तो ये 3 नियम जो हैं, शुरू के 3 नियम, इनमें गेने ने बताया कि पशु भी अध्ययन कर सकते हैं, पशु भी अधिगम कर सकते हैं और मनुष्य भी अधिगम कर सकते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि गेने के कितने स्तर तक जो है पशु और मनुष्य दोनों अधिगम कर सकते हैं, तो अधिगम 3 स्टेज तक जो है वो कौन कौन? पशु भी अध्ययन कर सकता है, अधिगम कर सकता है और मानव भी अधिगम कर सकता है।
परंतु चौथा इनका जो है स्टेज वो है शाब्दिक साहचर्य सीखना, वर्बल एसोसिएशन सीखना, ठीक है, इस प्रकार से। और पांचवा जो है वो विभेदीकरण सीखना। छठा है संप्रत्यय सीखना, मतलब कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट मतलब संप्रत्यय, किसी भी चीज की अवधारणात्मक समझ होती है वो छठा होता है संप्रत्यय सीखना। और सातवां दिया है इन्होंने नियम सीखना, मतलब रूल सीखना, किसी भी चीज़ का नियम के द्वारा सीखना। और लास्ट वाला जो स्टेज है, जो आठवां स्टेज है, ये अधिकांश पूछा जाता है कि आठवां स्टेज क्या है। तो इसका आठवां स्टेज जो होगा वो होगा समस्या समाधान, मतलब इन इन चरणों से गुजरने के बाद बच्चा जो है वो अपनी समस्या का समाधान करने के लायक हो जाता है। तो ये रॉबर्ट गेने के द्वारा अधिगम की सोपान की सिद्धांत दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि छठा स्तर क्या हो सकता है, ठीक है। रॉबर्ट गेने के अनुसार जो है वो छठा स्तर क्या होगा, तो इसमें देखिए अवधारणा अधिगम या फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो अगर हम उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सीखने तो ये दूसरा स्टेज होगा, ठीक है। नियम सीखना ये सातवां होता है। और जो होता है छठा स्तर तो वो होगा अवधारणा सीखना। तो बच्चा जो अवधारणा सीखता है, जो अवधारणा की अधिगम की अवधारणा सीखता है, तो वो अवधारणा अधिगम किसके अंतर्गत आता है, छठे स्तर के अंतर्गत आता है। आठवां प्रश्न देखें हम, तो गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक है। यहाँ पर गिलफोर्ड का बुद्धि परीक्षण जो है वो बताया गया है। विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि एक कारक सिद्धांत बीने के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसी प्रकार द्विकारकीय सिद्धांत जो है वो कल हमने चर्चा की थी कि स्पीयरमैन के द्वारा प्रदर्शित किया गया, प्रस्तुत किया गया। और द्विकारकीय सिद्धांत में क्या होता है कि बच्चा जो है वो बुद्धि के दो तत्व बताए हैं इन्होंने। पहला बताया एक तो जी फैक्टर और एक बताया एस फैक्टर, मतलब एक तो जनरल फैक्टर होता है और एक स्पेशल फैक्टर होता है। और बुद्धि का त्रिकारकीय सिद्धांत भी जो किसने, स्पीयरमैन ने ही प्रस्तुत किया। परंतु गिलफोर्ड ने जो है ये बुद्धि का मॉडल प्रस्तुत किया है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड जो है ये सोवियत संघ या फिर हम इसको आधुनिक रूस बोलते हैं, तो रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा जो बताया गया है उनके अंतर्गत पहला आता है सामग्री सीखना, सामग्री बुद्धि। तो इसके अंतर्गत हम बोल सकते हैं अंतर वस्तु या फिर विषय वस्तु। तो किसी समस्या समाधान के लिए अगर सामग्री की आवश्यकता होती है तो उसे विषय वस्तु या फिर सामग्री अध्ययन कहते हैं, ठीक है। तो पहली तो हो गई हमारी सामग्री, तो सामग्री दो ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा एक और जो होता है वो होता है संक्रिया या फिर प्रक्रिया सीखना, ठीक है। किसी भी चीज़ की, जैसे कि जो हम मानसिक क्रिया से गुजरता है किसी भी बालक, कोई भी बालक किसी भी समस्या समाधान के लिए जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है तो उसे प्रक्रिया या बुद्धि कहते हैं। और तीसरा जो बताया है उन्होंने उत्पाद या फिर परिणाम, समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है उसे उत्पाद या परिणाम कहते हैं। तो जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि के अंतर्गत तीन आयाम प्रस्तुत किए हैं। कौन कौन से? कंटेंट होता है, प्रोसेस होता है एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब सामग्री होगी, प्रक्रिया होगी और उत्पाद। ये तीन आप याद कर सकते हैं कि गिलफोर्ड की बुद्धि मॉडल में कौन सा निर्धारक है, कौन कौन से तत्व हैं। तो एक तो होगी सामग्री, दूसरा होगी प्रक्रिया और तीसरा होगा उत्पाद। अब 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम कि चीर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या फिर कंडीशनल कंडीशनिंग में यदि स्वाभाविक उद्दीपक या फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस ये इसकी बात की गई है, तो ये यूएस होगा, ठीक है। और कंडीशनिंग मतलब कंडीशन बिना कंडीशन के होगा तो वो अनकंडीशन होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे चीर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या फिर कंडीशनल कंडीशनिंग के सिद्धांत में यदि स्वाभाविक उद्दीपक कितने 15-15 मिनट, प्रत्येक 15 मिनट में उपस्थित होता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा? अग्र प्रानुकूलन कहलाएगा, पश्च प्रानुकूलन कहलाएगा, समकालीन प्रानुकूलन। देखिए अगर बार बार हम जो है उसके लिए स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, अस्थिर या फिर अस्थायी हो जाएगी। वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, टेम्परली हो जाएगी, टेम्परल कंडीशनिंग हो जाएगी। मतलब अगर हम बार बार उस किसी चीज़ के प्रति, उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो वो क्या अस्थायी हो जाती है। जबकि अगर समय समय पर और किसी निश्चित समयांतराल में किया जाता है तो वो स्थायी रहेगी। तो अस्थायी हो जाएगी अगर प्रत्येक 15-15 मिनट पर हम उसको उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करेंगे, ठीक है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं हम कि अभ्यास किया जाता है,
प्रैक्टिस किसमें की जाती है? व्याख्यान विधि में, निगमनात्मक विधि में, खेल विधि में या फिर ड्रिल विधि में। देखिए, व्याख्यान विधि में अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती है, निगमनात्मक विधि में भी अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती है, खेल विधि में तो अभ्यास की ज़रूरत होती है, परंतु खेल जो खेलता है उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। खेल विधि में कोई अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती है। तो ड्रिल मेथड जो होती है उसमें अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका? ड्रिल विधि में अभ्यास की ज़रूरत होती है। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये इसका शॉर्ट फॉर्म अगर देखें तो एनसीटीई का मुख्य कार्य क्या है? एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा महाविद्यालयों को खोलना। तो ऐसा बिल्कुल कार्य नहीं है। शिक्षा महाविद्यालय एनसीटीई नहीं खोलता है। शिक्षा महाविद्यालय सरकार खोलती है या फिर निजी व्यक्ति के शिक्षा महाविद्यालय होते हैं। एक होता है शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा कौन देता है? एनसीईआरटी। हमने पिछली जो सीरीज पढ़ाई थी उसमें एनसीईआरटी की चर्चा की थी कि एनसीईआरटी क्या होता है, और यहाँ पर किसकी चर्चा की गई है? एनसीटीई। तो एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एजुकेशन के क्षेत्र में रिसर्च कौन करता है? तो वो करता है एनसीईआरटी। ठीक है, परंतु क्या करता है? शिक्षा महाविद्यालयों में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने का कार्य जो है ये किसका? ये काम है एनसीटीई का। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय की गुणवत्ता जो है, क्या गुणवत्तापूर्ण कार्य कर रहा है महाविद्यालय, या फिर शिक्षकों के प्रशिक्षण में कोई सब महाविद्यालय किस प्रकार से अच्छा कार्य कर रहा है उसकी निगरानी करना किसका काम है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इस प्रकार से उसकी मान्यता रद्द भी की जा सकती है यदि कोई शिक्षा संस्थान शिक्षकों की डीएड बीएड के क्षेत्र में अगर अच्छा कार्य नहीं कर रहा है या फिर किसी फर्जीवाड़े से काम कर रहा है, तो एनसीटीई जो होती है वो उसकी मान्यता रद्द कर सकती है। नवीन मान्यता लेने वाले लोगों को जो उसमें देखती है कि क्या शिक्षक की गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से एनसीटीई जो होती है वो क्या करती है? शिक्षा के महाविद्यालयों में गुणवत्ता के बनाए रखने के लिए ये कार्यरत है। 12वां प्रश्न आपके सामने है कि परिपक्वता एक प्रक्रिया है। यहाँ पर देखिए, मैच्योरिटी की बात की गई है या फिर मैच्योरेशन की बात की गई है। तो परिपक्वता एक प्रक्रिया है जहाँ क्या होता है? सामाजिक प्रक्रियाओं में वृद्धि होती है, एक प्राकृतिक जैविक विकास होता है, या सांस्कृतिक प्रभाव के कारण एक बदलाव होता है, या फिर पर्यावरण दबाव के कारण एक बदलाव होता है। तो देखिए, परिपक्वता क्या होती है? जैसे कि बच्चा पहले चलना नहीं जानता था परंतु अब वो चलने लग गया, तो ये उसकी परिपक्वता हो गई, ये उसकी वृद्धि हो गई। ठीक है, तो साथियों, परिपक्वता आदि के कारण, परिपक्वता थकान आदि के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको अधिगम के नाम से नहीं जाना जाता है। अधिगम यदि तीन कारणों से आता है, एक तो प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव। इनके कारण अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आया तो ये चीज़ें ही क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। जबकि बहुत सारी बार प्रश्न में पूछा जाता है क्या परिपक्वता के क्या कारण आया, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है? तो वो नहीं कहलाएगा, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन 3 कारणों से आता है। एक तो अभी बताया मैंने, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास, इन तीनों के कारण आया व्यवहार में परिवर्तन। और वो भी कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन अगर आता है, इन तीन चीज़ों के कारण स्थायी परिवर्तन आपके व्यवहार में आया है तो वो ही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। तो परिपक्वता एक प्रक्रिया है जहाँ क्या होता है? एक प्राकृतिक जैविक विकास होता है। मतलब जीवों का जो होता है वो एक प्राकृतिक तरीके से विकास होता है। जैसे कि बच्चा पहले चलना नहीं जानता था, बाद में वो परिपक्वता आई, उसमें मैच्योरिटी आई, उसके बाद वो चलना सीख गया। तो एक प्राकृतिक जैविक विकास होता है ये। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अनुदेश से पूर्व किया जाता है निम्न कहलाता है। तो बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है, संचयी मूल्यांकन कहलाता है, आरंभिक मूल्यांकन कहलाता है, या वैकल्पिक मूल्यांकन कहलाता है। देखिए साथियों, आप जो है, मैंने बताया प्रश्न सीरीज शुरू करने से पहले आपको बताया कि आप अपना स्वमूल्यांकन कीजिएगा कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, और ईमानदारी से इस टेस्ट को दीजिएगा। मेरे उत्तर बताने से पहले आप अपना उत्तर लगाइए और देखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं।
तो उस हिसाब से गणना करके आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और स्व मूल्यांकन कीजिएगा। तो अभी कमेंट करना आप इस क्वेश्चन सीरीज में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखिए, वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अनुदेश से पूर्व किया जाता है क्या कहलाता है? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाएगा, या फिर संचयी मूल्यांकन कहलाएगा, आरंभिक मूल्यांकन कहलाएगा, या फिर वैकल्पिक मूल्यांकन कहलाएगा। देखिए, स्कूलों में जो भी प्रक्रिया चल रही है, प्रणाली चल रही है, वो होती है एक बेसलाइन टेस्ट होता है और एक एंडलाइन टेस्ट होता है। मतलब मूल्यांकन से पूर्व का टेस्ट होता है और एक मूल्यांकन के बाद का टेस्ट होता है और एक मूल्यांकन के बीच में टेस्ट। तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है ये निरंतर चलती रहती है, ठीक है। तो वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अनुदेश से पूर्व किया जाता है तो क्या कहलाता है? अगर हम पहले करेंगे तो वो आरंभिक मूल्यांकन कहलाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या कहलाएगा? वो आरंभिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। 14वां प्रश्न आपके सामने है कि ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण। देखिए, ये 3-4 बार आ गया है ब्लूम का प्रश्न। हमने पिछली क्वेश्चन सीरीज की थी हल, उसमें भी ब्लूम का जो है वो अनुक्षेत्र के ज्ञान का अनुक्षेत्र का प्रश्न पूछा गया है। तो ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, क्रियात्मक अनुक्षेत्र, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र और भावात्मक अनुक्षेत्र, ये 3 प्रकार के क्षेत्रों में बांटा गया है। किसने? बीएस ब्लूम के द्वारा। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसमें जाके आप देखिएगा कि किस प्रकार से जो है ब्लूम ने वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो सामान्य सिद्धांतों का प्रदर्शित करता है मूल्यांकन। जो ब्लूम ने संशोधित वर्गीकरण किया उसमें उसके अंतर्गत मूल्यांकन का पूछा गया है कि मूल्यांकन क्या प्रदर्शित करता है? सामान्य सिद्धांतों का प्रदर्शन, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए एक नया तरीका तैयार करना, डेटा का उपयोग कर ग्राफ या चार्ट बनाना। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डेटा का उपयोग करके ग्राफ या चार्ट बनाना। तो ये मूल्यांकन के अंतर्गत किसने? ब्लूम ने शामिल किया है अपने मूल्यांकन के अंतर्गत। आज का आखिरी प्रश्न पढ़ते हैं हम कि छात्रों में सृजन या फिर होती है क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव छात्र है विकसित करने के लिए निम्न में से किस का उपयोग एक का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में कि जो छात्रों में सृजनात्मकता होती है उसका विकास करने के लिए किस प्रकार की उपयोग किया जा सकता है। निम्न में से एक का उपयोग हम कर सकते हैं। अधिरोपण करना, ठीक है, अधिरोपण करना, नोट्स लिखवाना, समाधान प्रदान करना, या फिर समुपदेशन देना, ठीक है, उनको असाइनमेंट देना, ये होगा इसके अंतर्गत सृजनात्मकता के अंतर्गत। क्योंकि हम उनको बच्चे को अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में खोज करने के बारे में या फिर किसी चीज़ को हटके जो उसको करने को देंगे तो वो उसकी पहचान होगी कि वो बच्चा सृजनात्मक है या नहीं, कोई नई चीज़ क्रिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, अपने ज्ञान का जो है प्रयोग वो कहाँ तक कर पा रहा है। तो ये आता है सृजनात्मकता के अंतर्गत। तो साथियों, आज के 15 प्रश्न आपको कैसे लगे ये कमेंट में ज़रूर बताना और आप स्वमूल्यांकन करके बताना कि आपका टेस्ट कैसा रहा, अच्छा रहा या फिर बहुत अच्छा रहा, ठीक है। इस प्रकार से तो आज की प्रश्न सीरीज़ यहीं पर एंड करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।